नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। यह वो शाखा है जो ये समझने में मदद करती है कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, जो टीचर होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है। यह विषय टीचर और स्टूडेंट के बीच व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया, विकास के चरण, मोटिवेशन और सीखने की जो समस्याएं रहती है उस पर गहराई से रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझना। इससे पहले हम थोड़ा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा यानी कि सोल और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल। देखिए, इस पे अनेक जो विचारक थे उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे स्टडी ऑफ सोल, इसमें अरस्तु और प्लेटो के नाम आते हैं। इसको क्या है, मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ सोल कहा गया था, यानी कि आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन इसके बाद इसकी आलोचना हुई थी और कहा गया कि जो आत्मा है उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केवल एक आध्यात्मिक विचार हो सकता है, मतलब आध्यात्मिक रूप से इसको स्वीकार किया थी, लेकिन इसकी आलोचना की गई। इसके बाद इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, यानी कि मन का अध्ययन। इसका जो समय है वो 17वीं शताब्दी के आसपास का है और इसमें भी जो है काफ़ी दोष, काफ़ी मतभेद जो है आप बोल सकते हैं, तो काफ़ी मतभेद पाए गए विचारकों के बीच। उसके बाद इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान कहा गया। इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो ये 19वीं शताब्दी के आसपास का है और इसमें क्या कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, चेतना का विज्ञान है, जिसमें क्या है आप चेतन अवस्था में होते हो। किसमें होते हो? चेतन अवस्था में होते हो, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि अवेयरनेस की स्टडी को साइकोलॉजी कहा गया। इसके बाद जो है इसमें जो विलियम वुंट है, उन्होंने क्या है, विलियम वुंट के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, यानी कि संरचनावाद संप्रदाय की। तो उसमें हमने विलियम वुंट के बारे में पढ़ा था। विलियम वुंट कौन थे? इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। कब खोली थी? 1879 में। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। टेट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपने याद रखना है। इसके बाद बात की गई कि इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया। इसके बाद इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। इसका जो टाइम पीरियड है वो 20वीं शताब्दी है और इसमें अगर हम व्यवहार की बात करें, व्यवहार के अध्ययन की बात करें, तो इसमें सबसे जो प्रमुख विचारक या फिर हमारे जो मनोवैज्ञानिक है वो जो है जेबी वॉटसन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेबी वॉटसन को माना जाता है। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इनको माना जाता है। जेबी वॉटसन ने क्या कहा कि आप मुझे बच्चे ला कर दो और मैं क्या करूँगा, उनको वैसा आकार दूंगा, वो बनाकर दिखाऊंगा जो आप उसको बनाना चाहते हो। मतलब कि बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब अगर आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो तो मैं उसको ऐसा माहौल दूंगा कि वो क्या है, डॉक्टर बनेगा। या फिर आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो तो मैं उसको इंजीनियर बनाकर दिखाऊंगा। चोर बनाना चाहते हो तो चोर बनाकर दिखाऊंगा। तो ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है किसको कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक, जेबी वॉटसन को। अब शुरू करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक बात और आपने अच्छे से याद रखनी है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। ईएल थॉर्नडाइक को बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ईएल थॉर्नडाइक ने जो है लर्निंग पर काम किया था। हम इनका सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं, लर्निंग थ्योरी पढ़ चुके हैं, इनकी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, और उसमें इन्होंने लॉज भी दिए थे लर्निंग के, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमारे 3 प्राइमरी लॉज थे और बाकी जो है सेकेंडरी लॉज। तो ये आपने याद रखना है किसको कहा जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक? ईएल थॉर्नडाइक को। इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया,
छात्रों के व्यवहार और कक्षा के वातावरण का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना और छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करना होता है। देखिए, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो क्या है, ये वो विज्ञान है जो अधिगम की जो प्रक्रिया रहती है, शिक्षण है या फिर जो शिक्षण विधियाँ है, शिक्षार्थी की कुछ समस्याएं रहती है, उसके विकास का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसमें आप कह सकते हो कि जैसे किसी छात्र का क्या है, कहीं ध्यान भटक रहा है, कोई उसको डर, किसी प्रकार का उसको डर है, किसी प्रकार की समझ की कमी है, उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है कहीं, तो उन कठिनाइयों का समाधान देने के लिए क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है। सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें डेफिनेशंस की परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है, साइकोलॉजी की वह शाखा है जो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है, मतलब जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। टीचिंग में भी इसका एक योगदान रहता है और लर्निंग में भी इसका क्या है, योगदान रहता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो क्या है, शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है, दोनों के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। इन्होंने क्या कहा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या करता है कि हमारे जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के लर्निंग एक्सपीरियंस रहते हैं उनका विवरण वो व्याख्या देता है। तो ये थी इनकी डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंस की, कि अप्लाइड साइंस क्या है। देखिए, अप्लाइड साइंस क्या है, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग करती है, यानी कि प्रयोग करती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि अधिगम से जुड़े जितने भी हमने अभी साइकोलॉजी के अंदर थ्योरी पढ़ी है, सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें जैसे हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें क्या है, हमने किसकी बात की थी कि बिहेवियर की, कि बिहेवियर में किस प्रकार से चेंज आता है जब जो बच्चा होता है या फिर कोई भी जीव है वो जब अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है और उससे गलतियां भी होती है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जब वो लगातार अभ्यास करता है तो उसके क्या है, व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि स्कूलों में भी क्या है, व्यवहार को सुधारने में ये काम आती है। तो इस प्रकार से जो ये अप्लाइड साइंस है ये क्या है, मनोविज्ञान सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग में कर लाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है एक विज्ञान है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये क्या है, एक विज्ञान है, यानी कि साइंटिफिक इन नेचर। यह वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई टेस्ट है, तो उसका उपयोग करके क्या है, बिहेवियर में परिवर्तन को देखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे कि किसी छात्र की क्या रुचि रहती है, उसका जो ध्यान का स्तर है वो किस प्रकार का है, तो इसको मापने के लिए क्या है, शिक्षण टेस्ट लिया जाता है। मतलब टीचर भी कोई टेस्ट ले सकता है, तो वो क्या है, हमारा एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है विकासात्मक विज्ञान, यानी कि डेवलपमेंट साइंस। देखिए, इसमें क्या होता है कि यह बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, भावनात्मक विकास है, इन सभी का क्या है, अध्ययन किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे कि अगर 5 साल के बच्चे को क्या है, खेल में पढ़ाया जाता है, तो उसको क्या है, किशोर अवस्था में जब हो जाएगा उसको क्या है, तर्क देकर पढ़ाया जाएगा। अब 5 साल में उसको खेल खेल के माध्यम से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को क्या है, उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाना आवश्यक है। अगर आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाओगे तो या तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे या फिर उनको क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए बच्चों को क्या है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या है, पढ़ाया जाना चाहिए।
अगर आप उनको उनके लेवल का नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे ना तो इंटरेस्ट लेंगे और ना ही वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि उनका उतना लेवल ही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यवहार का विज्ञान यानी कि बिहेवियरल साइंस। इसमें क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा जो है सीखने के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। व्यवहार को समझने और बदलने के तरीके इसके द्वारा अपनाए जाते हैं कि व्यवहार में किस प्रकार से चेंज लाना है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की। ये समूह की बात करता है, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास पर बल देता है, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षा के सामाजिक संदर्भ का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति व समाज का संबंध इसमें समझाया जाता है कि जो व्यक्ति है उसका समाज के साथ किस प्रकार का जो है रिलेशन है, उसको समूह के साथ किस प्रकार से रहना है, उसका आसपास का जो सामाजिक वातावरण है उसके साथ उसको किस प्रकार से समायोजन स्थापित करना है। तो वो क्या है, सामाजिक विज्ञान है जो समूह में रहने की बात करता है, समाज से जुड़े रहने की बात करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सकारात्मक विज्ञान की यानी कि पॉजिटिव साइंस की। पॉजिटिव साइंस क्या है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसमें केवल अनुमान नहीं लगाए जाते, बल्कि विद्यार्थी को व्यवहार, सीखने के तरीके और प्रतिक्रिया को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब कि ऐसा विज्ञान जो चीज़ों को, मतलब जैसी वो चीज़ें हैं वैसा ही क्या है उसको स्वीकार किया जाता है। ये मतलब ये नहीं बताता कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, बल्कि ये बताता है कि वास्तव में है क्या। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि नैतिक विज्ञान कहेगा कि बच्चों को क्या है अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक विज्ञान है वो क्या कहेगा कि जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान कहेगा कि जब बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा तो बच्चे क्या है अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो ये पॉजिटिव साइंस है ये क्या है, आदर्श की नहीं बल्कि वास्तविकता की बात करती है। जैसी चीजें हैं उसको क्या है वैसे ही देखना, उसको वैसे ही क्या है स्वीकार करना। तो ये हमारी की शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से है। देखिए, अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या है, मतलब किस किस क्षेत्र में जो है अध्ययन किया जाता है इसका, और कहाँ-कहाँ जो है इसकी जो है उपयोगिता है, और इसका जो विस्तार है शैक्षिक मनोविज्ञान का वो किस-किस दिशा में फैला हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्कोप रहेगा वो है लर्नर। आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। लर्नर की अगर हम बात करें, लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता कौन होता है, एक बच्चा, विद्यार्थी, कोई भी हो सकता है जो सीख रहा है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो इसमें यह जानने में मदद करता है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, उसकी मानसिक अवस्था और उम्र के अनुसार किस प्रकार से वो लर्निंग करता है। ठीक है, इसमें एज, हमारे जो इंटरेस्ट है या फिर इंटेलिजेंस है, ये सभी चीज़ें क्या है इसको प्रभावित करती है। किसको, लर्निंग को प्रभावित करती है। क्योंकि अगर हम बात करें लर्नर की, तो लर्नर क्या है अपने एज, अपने इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही सीखता है। जैसे उसकी एज है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, एज जितनी है उसकी अपने लेवल के अनुसार वो सीखेगा, उसका जो उसकी जो बुद्धि है उसके अनुसार वो सीखेगा। तो एक उम्र के अनुसार वो सीखता है। जैसे कि 6 साल के बच्चे की सोचने की क्षमता जो है 12 साल के बच्चे से अलग होती है, तो उसको क्या है पढ़ाने के तरीके भी जो है अलग अलग होंगे। इसलिए आप कह सकते हो कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है आपको जो है ये समझने में मदद करवाता है कि जो लर्नर होता है वो क्या है अलग अलग तरीकों से सीखता है। क्योंकि हर एक बच्चे की क्या है मेंटल एबिलिटी या फिर जो एज है, इंटरेस्ट है, हर एक चीज़ या फिर कार्य करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। तो ये क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण स्कोप रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन से उसमें प्रिंसिपल यूज़ हुए हैं, कौन सी उसमें टेक्निक्स यूज़ की गई है। मतलब ऐसे प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो सीखने में सहायक होते हैं
तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें क्या सिखाता है कि लर्निंग करवाने के लिए या फिर लर्निंग करने के लिए किस प्रकार के प्रिंसिपल को यूज़ करना है, किस प्रकार के टेक्निक्स यूज़ करनी है और किस प्रकार से जो है लर्निंग प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे कि पेवलव की हमने लर्निंग थ्योरी की थी और इसके अलावा हमने स्किनर की लर्निंग थ्योरी की थी कि बच्चा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार से उसके बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या है, हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से जो है लर्निंग कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है ये लर्निंग थ्योरीज हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग सिचुएशंस यानी कि अधिगम परिस्थितियाँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि जो कक्षा का माहौल है या फिर टीचर का बिहेवियर है वो बच्चों की पढ़ाई को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि जो लर्निंग सिचुएशन है, अधिगम परिस्थितियाँ है, वो भी क्या है, बच्चों के अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर कक्षा में क्या है, शांति का माहौल है, सकारात्मक माहौल है यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो बच्चा क्या है, ध्यान लगाकर पढ़ेगा, मतलब ध्यान लगाकर वो स्टडी करेगा। लेकिन अगर क्लासरूम में डर या तनाव का माहौल हो तो लर्निंग में क्या होगी, बाधा आएगी। क्योंकि अगर बच्चा क्या है, डर में है, तनाव में है, तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से उसकी लर्निंग में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए जो लर्निंग सिचुएशन है वो भी क्या है, अधिगम परिस्थितियाँ है, अच्छी होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है, अच्छे से लर्निंग कर सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, सभी को पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से किसी ना किसी आधार पर अलग होते हैं, कोई ना कोई उनमें भिन्नता पाई जाती है। फिर चाहे वो उनका क्या है, एटीट्यूड हो, एज हो, इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो या फिर आईक्यू लेवल हो, मतलब प्रत्येक चीज में क्या है, जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं किसी ना किसी आधार पर। तो इसीलिए जो है बच्चों के जो इंटरेस्ट है, उनका एप्टीट्यूड है, उनका एटीट्यूड है, आईक्यू लेवल है, उनकी लैंग्वेज है, तो इन सब चीज़ों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन अंतर को पहचान कर क्या है, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब टीचर क्लासरूम में जाएगा तो क्लासरूम में उसको क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे दिखेंगे, अलग अलग तरह के बच्चों को क्या है, उनको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बच्चे क्या है जल्दी सीख लेते हैं, कई बच्चों को टाइम लगता है, कई बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टीचर को क्या है, उन बच्चों को पहचान कर उनको उस तरह से स्टडी करवानी है ताकि हर एक बच्चा क्या है, सीख पाए। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें यही सिखाती है कि इन अंतर को पहचान कर क्या है, टीचर को क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को क्या है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर उनकी कमियों को पहचान कर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे किसी को गणित में रुचि है और किसी को जो है पेंटिंग में रुचि है, तो टीचर को क्या है, दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं है कि जिसको गणित में रुचि है उसको ही प्रोत्साहित करो या फिर जिसको पेंटिंग में रुचि है उसको ही प्रोत्साहित करो। दोनों को क्या है, उन टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी कि वृद्धि व विकास। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या होती है कि जो शरीर के मतलब मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन से रिलेटेड होती है, उसको हम वृद्धि कहते हैं, यानी कि ग्रोथ कहते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, मतलब मेजरिंग यूनिट आप इसको बोल सकते हो, शारीरिक पक्ष से रिलेटेड होती है। तो ये क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये एक टाइम तक ही चलेगी और उसके बाद क्या है, रुक जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि एक हिसाब से परिपक्वता तक चलती है। इसके अलावा अगर हम विकास की बात करें तो विकास में क्या होता है, ये व्यक्ति के नवीन गुणों व क्षमताओं से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हम क्वालिटेटिव चेंज देख सकते हैं। इसमें जैसे चलने, दौड़ने, बोलने, खेलने, तर्क करने, गिनने, निर्णय लेने आदि में परिवर्तन हम देख सकते हैं। किसमें, विकास के अंदर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि व विकास है वो क्या है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास का अध्ययन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, यानी कि निर्देशन व परामर्श की। छात्रों को क्या है, शिक्षा में सही सलाह देने, करियर, व्यवहारिक समस्याओं में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग होता है।
एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि कोई छात्र क्या है आगे पढ़ाई के लिए कोई विषय चुनना चाहता है और वो उसमें क्या है उलझा पड़ा है, तो टीचर क्या है उसकी रुचि व क्षमता को देखकर सुझाव दे सकता है। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे 10th के बाद क्या है स्ट्रीम चेंज होती है, तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि वो क्या सब्जेक्ट ले, तो वो क्या है अपने टीचर से पूछ सकता है, उनसे गाइडेंस ले सकता है। तो टीचर क्या है उसको गाइड करेगा उसकी इन रुचि के बेसिस पे या फिर उसके जो एबिलिटी है उसके आधार पर। मतलब कि छात्रों की जो शैक्षिक समस्याएँ रहती है, ठीक है? उससे रिलेटेड क्या है इसमें टीचर सलाह दे सकता है और उसको क्या है दिशा निर्देश कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टीचर की, बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर और जो छात्र होते हैं वो शिक्षा के दोनों प्रमुख केंद्र बिंदु रहते हैं। तो इसमें हम अब टीचर की बात करेंगे यानी कि शिक्षक की। तो शिक्षक जो होता है वो भी क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्कोप है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शिक्षक को ये समझाने में मदद करता है कि बच्चों को क्या है कैसे सिखाया जाना चाहिए, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए, उनकी जो कठिनाइयाँ रहती है उसको कैसे समझा जाए या फिर उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर किस प्रकार से किया जाए। मतलब जो टीचर है वो व्यक्तिगत समस्याओं को समझने का प्रयास किस प्रकार से करे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर को ये समझाने में मदद करती है कि किस प्रकार से वो जो है स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम रहती है उसको समझ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की यानी कि शिक्षण विधियाँ। इसमें क्या होता है कि अच्छा पढ़ाने के लिए टीचर कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग करता है, ये इस टीचर को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको किस प्रकार की विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, बड़े बच्चे हैं, उनको किस प्रकार की विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो क्या है, टीचर को मदद करती है में, बच्चों को अच्छा पढ़ाने में, उनको अच्छे से सिखाने में। इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की, यानी कि मापन और मूल्यांकन की। ये भी महत्वपूर्ण स्कोप रहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। जो मापन और मूल्यांकन है उसके द्वारा क्या है बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है उसको आंका जाता है, उसका मापन किया जाता है। जैसे कि टीचर द्वारा टेस्ट लिया जाता है, उसके द्वारा टीचर पता कर सकता है कि बच्चों की जो है प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से हो रही है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है या फिर कहाँ वो अच्छा है। या फिर जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड है या फिर मौखिक प्रश्न हो गए, तो इस प्रकार से जो है टीचर क्या करता है बच्चों का मापन करता है और मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से टीचर को क्या है बच्चों की प्रगति को मापने के लिए या फिर आंकने के लिए क्या है हेल्प मिलती है। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि शिक्षा की क्या है रीढ़ है। चाहे वो शिक्षक की भूमिका है या फिर छात्र की सोच या सीखने की प्रक्रिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हर जगह साथ है। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।